नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया है कि अब वक्त आ गया है जब विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है और इसमें किसी भी तरह की देरी लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगी। 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक प्रस्तावित है, जहां महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होगी और इसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। चाहे आर्थिक स्वावलंबन हो, सामाजिक सुरक्षा हो या राजनीतिक भागीदारी हो, हर स्तर पर महिलाओं को आगे लाने की कोशिश जारी है। सवाल यह है कि क्या महिला आरक्षण का ये कदम देश की राजनीति की तस्वीर बदल देगा? क्या इससे लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा और सहभागी बनेगा? इन्हीं अहम सवालों पर आज चर्चा होगी। उससे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है। कि हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। हमने कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने इस दिशा में और आगे कदम बढ़ाए हैं। खास करके 33% जो आरक्षण बहनों को मिल रहा है, इसको हमारी सरकार ने देश में पहली बार हमारा एक राज्य बना जो 35% तक ले गया है, अर्थात 2% भी ज्यादा हमने आरक्षण देने का निर्णय अपने राज्य मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से किया है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव यानी केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं की जन भागीदारी को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इसी को लेकर आज खास चर्चा होगी और खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। स्वाति गौरव चोपड़ा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है शिम्पी जी। और कल्पना शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गई। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वाति जी, सवाल सबसे पहला आपसे ही, जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य सुना, इससे पहले भी हमने उन्हें सुना है कहते कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि समय की मांग है इस समय महिला आरक्षण बिल, तो इसे लागू करने में आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? फिर देखिए, हमारी ही सरकार भारतीय जनता पार्टी में ही ये कवायद शुरू हुई और लगातार प्रयास करते करते सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए जो विशेष सत्र बुलाया गया है और निश्चित ही जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा एक सोच है, एक उनकी इच्छा शक्ति है और पूरी पार्टी का ये प्रयास है कि महिलाओं को उनका हक मिले, जो इतने वर्षों तक वंचित रही, जिनको मात्र वोट बैंक समझा गया, जिनकी उपेक्षा की गई, आज उनको उनका हक मिलने जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए ये भी कहा है कि ये समय की मांग है और वो चाहते हैं कि सभी मिलकर राष्ट्र हित में ये निर्णय लें, क्योंकि महिलाओं की जनभागीदारी बढ़ेगी राजनीति में तो कहीं ना कहीं जनभागीदारी के साथ साथ एक व्यापकता आएगी, सभी की सहभागिता से निर्णय लिए जाएंगे और देश निश्चित ही आगे बढ़ेगा। और अगर राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका होगी तो देश की 50% आबादी निश्चित ही हर तरह से योगदान देगी। आज की महिला सशक्त है, स्वावलंबी है और कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं की वजह से शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, आर्थिक व्यवस्थाएं हो या राजनीतिक व्यवस्थाएं, महिलाओं को एक नया दौर जीने का मौका मिल रहा है।
तो मैं गौरवान्वित हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस प्रकार की योजनाएं लाई जा रही हैं और उनको मूर्त रूप भी दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सिम्पी जी, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर चूंकि लंबे वक्त से चर्चा चली आ रही है और अब इसे लागू करने को लेकर वो समय भी आ गया है, तो क्या आप सरकार का इसमें समर्थन करेंगी या इसे भी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कांग्रेस की तैयारी है? आगे सर्वप्रथम तो कल्पना जी को और स्वाति जी को नमस्कार करती हूँ। बहुत हर्ष की बात है कि माननीय मोदी जी इसके ऊपर एक विशेष सत्र लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक बदलाव की आप चर्चा कर रही थी, इसकी नींव गांधी जी ने 1989 में रखी थी, जब उन्होंने पंचायतों और नगर परिषदों में महिलाओं को 35% आरक्षण देना प्रस्तावित किया और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बाद वो बिल सदन में गिरा और 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की सरकार में ये बिल पारित हुआ। तो सबसे पहले इस ऐतिहासिक बदलाव की नींव हम लोगों ने रखी और अभी जिस बिल पर माननीय मोदी जी चर्चा कर रहे हैं, इसका स्वप्न भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देखा था। 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा के अंदर पारित हुआ था, लेकिन लोकसभा के अंदर ये बिल गिर गया था। तो स्वप्न तो ये कांग्रेस का देखा हुआ है, इसलिए किसी भी तरीके से कांग्रेस उसका विरोध नहीं कर सकती है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, उस समय भी विपक्ष ने मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये कहा था कि बिना किसी शर्त के इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस बिल में अवरोध पैदा मैम, जब आपकी सरकार में लेकिन इसे लागू करने को लेकर चर्चाएं तेज चल रही थी, तो इसे पूर्णतः लागू क्यों नहीं किया गया? क्या कारण रहे वो? जी कृतिका जी, वही हम बोल रहे हैं। उस समय सरकार ने ये हवाला दिया था कि जब नई जनगणना होगी तो उसी के आधार पर नया परिसीमन होगा और फिर ये आगामी लोकसभा के अंदर जो बिल है ये इफेक्टिव होगा। लेकिन फिलहाल मोदी जी ने इस पर एक यू टर्न ले लिया है, वो एक विशेष सत्र बुला रहे हैं। जैसा कि माननीय मोदी जी की आदत है, वो अपनी कभी जीएसटी पे यू टर्न ले लेते हैं, कभी अपने ही लाए हुए 2000 के नोट पर यू टर्न ले लेते हैं, तो वो अपने ही बिल पर लाए हुए अब एक यू टर्न ले रहे हैं। अब इसका कारण चाहे आगामी जो 5 राज्यों में चुनाव है वो हो, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी का कुप्रबंधन चल रहा है, पेट्रोल, गैस, डीजल, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महिला सुरक्षा के भाव को लेकर, और क्योंकि जनता के अंदर एक जो असहजता का भाव भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के प्रति बना हुआ है, शायद इसी विरोध को शांत करने के लिए माननीय मोदी जी अब इस बिल को जल्द से जल्द इफेक्टिव ठीक है, यानी आपने इसे भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मोड़ दे दिया है। मैं लौटूंगी आपके पास। कल्पना जी हमारे साथ बनी हुई है। कल्पना जी, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लाने की कवायद तेज हो गई है, लंबे वक्त से भाजपा सरकार इसको लेकर प्रयासरत है और अब 16 अप्रैल को एक सकारात्मक बैठक भी इसको लेकर रखी गई है, यानी कहा जाए कि सड़क से लेकर सदन तक महिलाओं की जन भागीदारी को लेकर प्रतिबद्ध सरकार दिखाई दे रही है, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। क्या लगता है, जमीनी स्तर पर बदलती तस्वीर दिखाई देगी? बिल्कुल कृतिका, काफ़ी लंबे समय से जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में जिस तरह से बढ़ा दी गई, और सबसे बड़ी बात कि स्कूल से लेकर उनको अधिकार देने की जो बात कही, उनको अगर मकान में अगर उनकी रजिस्ट्री नाम करने पे उनको 50% डिस्काउंट देने की बात की। पहले महिलाओं के पास उनके घर नहीं हुआ करते थे, पुरुष उनको हिस्सेदारी नहीं देते थे, आज की स्थिति में वहाँ हिस्सेदारी मिलने लगी। बाकी सब चीज़ों में वैसे तो महिलाओं को आवश्यकता नहीं, वो अपने आप को खुद ही प्रूव करती आई हैं। आदिकाल से आज तक उन्होंने अपने आप को स्वयं ही प्रूव किया, लेकिन उसके बाद सरकार की मंशा बहुत मायने रखती है कृतिका। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो सरकार है, जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को लेकर आगे आकर जो काम पहल की, देखिए राजनीति उसमें तो आप किसी को दोष आरोप प्रत्यारोप तो बड़ी बात नहीं है, वो तो होता ही है, तभी वो राजनीति कहलाती है। विपक्ष अगर अपने विषय नहीं रखेगा या सत्ता पक्ष को नहीं घेरेगा तो बहुत सारे बदलाव नहीं होते, तो ये तो एक इसका हिस्सा होता है। लेकिन इस बात में सराहनीय कदम है पार्टी का, नो डाउट। बीजेपी सरकार जिस तरह से आज की परिस्थिति में महिलाओं को आगे आने के लिए राजनीति में अगर वो उनकी भागीदारी बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, अन्य क्षेत्रों में उनकी आवाज उठाना और सरल हो जाएगा, उनकी मांगे पूरी होने लगेंगी। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, अंचलों की अगर मैं बात करूं, आज भी वहां स्थितियां महिलाओं की उतनी बेहतर नहीं है। जिनको आवश्यकता है, जिनको प्लेटफॉर्म की जरूरत है, उनको भले सरकार कितनी स्कीम लेके आए, लेकिन जब तक उनकी राजनीति में भागीदारी नहीं होगी, उनको घर से नहीं निकाला जाएगा,
तब तक मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें बिल्कुल वो महिलाओं करने की आवश्यकता आवाज है। बुलंद नहीं कर पाएंगी जब तक सदन में संसद में नहीं पहुंचेंगी। स्वाति जी, जिस तरह से सिम्पी जी ने चूंकि इसे एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है कि आगामी समय में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए कहीं ना कहीं आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन चूंकि 16 अप्रैल को जो बैठक होनी है, क्या इसे एक राजनीतिक संदेश अकेला माना जाए या कोई ठोस परिणाम इसके निकलेंगे? योजना सरकार ला रही है, जो आप देख सकते हैं कि शासकीय नौकरियों में भी 33% का जो आरक्षण दिया जा रहा है, साथ ही पंचायत नगरीय निकायों में 50% का आरक्षण दिया गया है। आप देख सकते हैं कि लगातार ऐसी बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वयन कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और कांग्रेस से सिर्फ बातें करी और घोटाले करे हैं। लेकिन जिस तरह से चूंकि सवाल मैंने किया है, जो 16 अप्रैल को बैठक है मैम, हमेशा देखिए जाहिर सी बात है, राजनीतिक पार्टी है, भाजपा एक बड़ा संगठन है, केडर बेस पार्टी है, चुनावी मूड में भी हमेशा रहती है, लेकिन एक सकारात्मक जब बैठक की बात की जा रही है, महिला आरक्षण बिल को लेकर बैठक को लेकर बात की जा रही है, तो क्या एक राजनीतिक संदेश या एक ठोस परिणाम को लेकर हम उम्मीद आशा जताएं? इशारा भी किया है, कहीं ना कहीं सहयोग की अपेक्षा भी की है सभी राजनीतिक दलों से, क्योंकि अगर ये वाला बिल जो है हमारा सर्वसम्मति से पास होता है तो भारत एक मैसेज देगा विश्व में कि अब भारत में भी महिलाओं की जो भूमिका है वो सशक्त होगी, और भारत अब जो बढ़ रहा है वो एक अलग परिप्रेक्ष्य में बढ़ रहा है, वो अपनी नारी शक्ति को साथ में लेके आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि निश्चित ही अगर सबका सहयोग रहा और जरूर ये बिल पास होके 2029 में लागू कर दिया जाएगा। और ऐसी बहुत सारी योजनाओं की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि जैसे अभी हमारी माननीय सिम्पी जी बता रही थी कि कांग्रेस के कार्यकाल में इसकी जो है बात हुई थी, बातें करना और चीजों को लागू करना बहुत बड़ा फर्क होता है। आप देखिए, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो, हमारे प्रधानमंत्री जी की मातृत्व वंदन योजना हो, या इस प्रकार से जो उज्ज्वला गैस योजना हो, महिलाओं का जो ध्यान रखा जा रहा है, जो संवेदनशीलता महिलाओं के प्रति पहली बार सरकार ने दिखाई है। नो डाउट भाजपा सरकार बहुत सारी महिलाओं को लेकर योजना चला रही है, लेकिन अभी भी राजनीति में जन भागीदारी बहुत सीमित है। स्वाति जी, राजनीति में जन भागीदारी की बात करें तो बहुत सीमित है, योजनाओं की बात इतर है। महिलाओं के लिए नो डाउट सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इससे बदलाव क्या आएगा जब महिला आरक्षण बिल लागू होगा? तो देखिए, राजनीति में जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो एक उनका से होता है, एक सोसाइटी को शेप करने में उनका एक योगदान बन जाता है। और राजनीति के नेतृत्व के साथ साथ जब भी पॉलिसीज बनती है और महिलाओं के तरफ से भी पर्सपेक्टिव दिया जाता है, तो कहते हैं कि महिला और पुरुष जो है वो समाज में और देश के निर्माण में बराबर भूमिका अगर निभाएंगे तो अच्छी योजनाएं बन के बाहर आएगी, और ऐसी योजनाएं आएंगी जिसमें महिलाओं का सम्मान भी बना रहे और समन्वय भी बना रहे। महिला अगर उपेक्षित होती है तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस या सुरक्षा की दृष्टि से उनको दिक्कतें आती है। महिलाओं की आवाज उठाने वाला कोई प्रतिनिधित्व वहां चाहिए जो ये बात बता पाए कि महिलाओं की क्या आवश्यकताएं हैं। आज वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। आज आप देखेंगे कि महिलाओं के बेटी होने पर उन्हें सम्मान दिया जाता है, एक राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो जो हमारी लाडली लक्ष्मी योजना है और लाडली बहना योजना है, ये सब बातों इसी तरफ इशारा करती है कि कैसे महिलाओं को जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, उनको कोई सुने, समझे और योजनाएं उस प्रारूप में बने, तो निश्चित ही हमारा देश पूरी तरह से साथ में आगे बढ़ पाएगा। 50% आबादी अगर पीछे छूट जाती है तो हम देश में जो जीडीपी की बात करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जो सप्लाई की बात करते हैं, वो सारी चीजों में जो है हम पिछड़ सकते हैं। 140 करोड़ अगर बिल्कुल कुल मिलाकर ध्येय महिला सशक्त हो जाए। सिम्पी जी, जिस तरह से स्वाति जी ने कहा, वाकई महिला को सशक्त करने के लिए तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जब ये आरक्षण बिल लागू होगा तो जाहिर सी बात है महिला सशक्त होगी, नारी सशक्त होगी। लेकिन यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो जब 33% आरक्षण लागू करने की बात यहां पर कही जा रही है, तो टिकट वितरण में खासतौर पर मैं आपकी पार्टी के लिहाज से पूछ रही हूं, क्या वो अंतर दिखाई देगा? महिलाओं की भागीदारी दिखाई देगी वहां? कृतिका जी, कांग्रेस पार्टी ने हमसे ही महिलाओं की भागीदारी का सम्मान किया है, चाहे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने की बात हो, इस देश की पहली महिला
राष्ट्रीय संगठनात्मक अध्यक्ष होने की बात हो, या फिर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे 60 अध्यक्ष अभी तक जो रहे हैं उनमें से 4 महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी है वो दे चुकी है। और निश्चित तौर पर राजेंद्र स्वाति जी जिन योजनाओं की बात कर रही है, विपक्ष होने के नाते हम उन सभी सकारात्मक योजनाओं का स्वागत करते हैं और हमारी मंशा सिर्फ इतनी रहती है कि सरकार जिस भी योजना को लेकर आती है वो जमीन पर कारगर होनी चाहिए। कृतिका जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो आदरणीय कल्पना जी ने उठाई है उस पर जरूर चर्चा करूंगी। उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी की बात करी है वो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज का जो सपना देखा था उसी को फलीभूत करने के लिए आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन लेकर आए थे। हमारी सरकार शिक्षा का अधिकार लेकर आई थी और साथ ही दिग्विजय सिंह जी ने सरकारी क्षेत्रों में जो पब्लिक सेक्टर है उसमें 30% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि आज भी, क्योंकि अगर हम जनजातीय अंचलों की बात करें तो चाहे उनकी श्रम भागीदारी हो, कुपोषण हो, एनीमिया हो, राजनीति के प्रति उनकी जागरूकता हो, वो बहुत कम दिखाई देती है और सरकार को इसकी ओर सजग पहल और प्रयास करने की आवश्यकता है, ये विपक्ष मानता है। ठीक है, यानी आप समर्थन करती हैं इसका? निश्चित तौर पर अगर सपना हमारी पार्टी ने देखा है कृतिका जी तो विरोध करने की तो बात ही नहीं है। और जब 2023 में ये पारित हुआ था तो सर्वसम्मति से पारित हुआ था और विपक्ष ने तो कभी इसका विरोध नहीं किया। जैसा कि हमने आपसे कहा तो क्या इसे श्रेय की राजनीति भी कहा जाए? मैम, आप कह रही है कि उस समय पे ये हुआ था जब आपकी सरकार थी, तो क्या आप श्रेय ले रही हैं इसका? जी आप प्रश्न दोहराइए, हमें आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कल्पना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कल्पना जी, जिस तरह से आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, एक तरीके से श्रेय की भी राजनीति है और लेकिन यदि हम इस विषय को देखें तो क्या ये एक अवसरवादी विषय बनकर रह जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भले ही श्रेय लेने की बात करे, लेकिन ये आप भी जानते हैं जितने राज्यों में आज बीजेपी की सरकार है वहाँ कितने अध्यक्ष हैं और कितनी महिलाएं वहाँ की सीएम है। ये अगर आप आंकड़ा देख सके तो आप जानते हैं किसी भी राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ ऐसा नहीं है। तो यदि आप अपने ही घर से मेरे ख्याल से सफाई शुरू करें और अपने ही घर में इसको इम्प्लीमेंट करें तो ज्यादा बेटर होता है। लेकिन ये बात सच है, जिस तरह से शिल्पी जी ने कहा कि कांग्रेस में काफी लंबे समय से लेकिन एक ही परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाया गया, बाकी अन्य राज्यों में भी अगर उनको उतनी भागीदारी दी जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक विषय नहीं बनता। समस्या सिर्फ यही है कि राजनीति को हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि उसमें हम लोगों को उलझा के रखें, लेकिन जहां विकास की बात होती है, मध्य प्रदेश राज्य ने अगर कहा कि महिलाओं को हम 2,500 रुपया 1,500 रुपए देंगे तो दिए, लेकिन हिमाचल में नहीं दिए गए। तो महिलाओं की अगर आप भागीदारी की बात करते हैं, उनके लिए कोई स्कीम लेकर आते हैं तो वो अन्य राज्यों में भी लागू होनी चाहिए। या तो आप बिल्कुल मत कीजिए, या तो आप उसे मान लीजिए कि वो फ्री पीस की राजनीति है, या फिर उसको इम्प्लीमेंट अगर आपको करना है, जो आप घोषणाएं करते हैं उसको उस तरह से करें। तो मुझे ऐसा लगता है कृतिका, ये सिर्फ एक राजनीतिक पॉइंट होता है। हकीकत यही है कि महिलाओं को इतनी आसानी से कोई भी दल नहीं चाहता कि वो उस तरह से, वो चाहते जरूर है उनकी भागीदारी रहे, वोट बैंक की राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि जहां वो आगे आए, पावर अपने आप की दिखाने की कोशिश करती है, वहीं उनको खींच लिया जाता है। शिल्पी जी। आदरणीय कल्पना जी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत ही विनम्रता से उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि जो वो एक ही परिवार की बात कर रही हैं, तो देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं उसमें से एनी बेसेंट हमारी पहली महिला अध्यक्ष रही थी। वो गांधी परिवार से नहीं थी, सरोजिनी नायडू गांधी परिवार से नहीं आती थी, शीला दीक्षित जी गांधी परिवार से नहीं आती थी और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। लेकिन क्योंकि गांधी परिवार की निश्चित तौर पर कांग्रेस में एक प्रमुखता रही है कृतिका जी, उन्होंने इस देश के लिए शहादतें दी है, हमारे संगठन के लिए उन्होंने बहुत ही बेहतर कार्य किया है, तो उनके प्रति कांग्रेस की एक निष्ठा है जो रहती है। लेकिन महिलाओं की भागीदारी हो या महिलाओं को प्रोत्साहित करने की बात हो तो उसमें विविधता हमारी पार्टी के अंदर निश्चित तौर पर दिखती है और परिवारवाद को लेकर हम किसी तरह का राजनीतिक पावर का जो केंद्रीकरण है वो नहीं। चलिए शिल्पी जी, आगामी समय में भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की जन भागीदारी महिलाओं की भी उभर कर आपकी पार्टी में दिखाई दी। स्वाति जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चूंकि लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, निरंतर काम कर रही है, लेकिन जैसे ही महिला आरक्षण लागू होगा तो क्या राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, टिकट वितरण में वो प्रभाव किस तरह से दिखाई देगा एक सकारात्मक पहलू से यदि हम देखें तो? निश्चित तौर पर
महिलाओं को समान भागीदारी देने की बात करती है। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने भी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की कमान अपने हाथ में ली थी तो उन्होंने कहा था लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो पार्टी के अंदर टिकट वितरण है उसमें हम 50% टिकट जो है वो कहीं ना कहीं को कांग्रेस पार्टी में उसका असर दिखाई देगा। स्वाति जी, मैं चाहूंगी कि संक्षेप में एक बार इसका असर आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी में हालांकि काफी महिला नेत्री हैं, लेकिन जब टिकट वितरण होगा आगामी समय में महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद, तो क्या उसकी एक सकारात्मक और बदलती तस्वीर दिखाई देगी? देखिए, आज मैं आपके सामने बैठ के यहाँ बात कर पा रही हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति का ही नतीजा है। मैं एक MBA हूँ, घर में थी, लेकिन जब आरक्षण आया और नगरीय निकायों में 50% आरक्षण आया तो निश्चित ही मैं घर से बाहर निकल के आई और आज मैं नगर पालिका अध्यक्ष नीमच के तौर पे काम कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि महिला नेतृत्व मेरे साथ जो 50% पार्षद बनकर आए हैं, आप सोच सकते हैं कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कि 50% महिलाएं मेरे साथ बैठती हैं परिषद में और निर्णय लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बड़ा एक फैसले हैं वो कितना बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं महिलाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए और उनका जो है पर्सपेक्टिव वो आगे रखने के लिए। इसमें भी जैसा आपने सवाल किया कृतिका जी, जैसे ही ये आरक्षण लागू होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी महिलाएं जो हकदार हैं, जिनकी अपनी एक सोच है और जो अपनी आवाज को बुलंद करके देश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो आवाज उठाना चाहती हैं, उन सब महिलाओं को मौका मिलेगा। क्योंकि पार्टी विद डिफरेंस जब हम बीजेपी को बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं कि जो डिजर्व करता है वो आगे बढ़ता है और जो अच्छे प्रयास करता है, जो राष्ट्रप्रथम की भावना से चलता है, पार्टी उसको मौका देती है। यहाँ परिवारवाद नहीं होता, यहाँ विचार जरूरी है, व्यक्ति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति जी, यानी कहा जाए एक बदलती तस्वीर हम आगामी समय में देख पाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। शिल्पी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, और कल्पना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर चूंकि चर्चा तेज हो गई है, 16 अप्रैल को इसको लेकर बैठक है, और जिस बहस में आपने सुना और समझा होगा कि महिला आरक्षण सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ संदेश है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो लोकतंत्र और अधिक सशक्त और सहभागी बनेगा। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि इस ऐतिहासिक पहल को जमीन पर उतरने में और कितना वक्त लगेगा। केंद्र और राज्य सरकारें भले ही महिला सशक्तिकरण के दावे कर रही हों, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब महिलाओं को हर स्तर पर बराबरी का हक और अवसर मिलेगा। फिलहाल 16 अप्रैल की संसद की बैठक पर पूरे देश की इस समय नजरें टिकी हुई है। ये तय होगा कि आधी आबादी को उसका हक कब और कैसे मिलेगा। इसी के साथ ही आज की बहस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।